आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। दस्तूर हिंद के मौमार बाबा साहब अम्बेडकर की यौम पैदाइश तकरीब सरकारी तौर पर मनाई गई। बाबा साहब की खिदमात को ज़बरदस्त खिराज। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना की आवाम को खोखले वादों के साथ गुमराह किया। कारगुजार सदर बीआरएस के.टी. रामाराव ने लगाया इल्जाम। इख्तिदार के दोबारा हुसूल के लिए दिन में ख्वाब देखना छोड़ देना चाहिए। सदर टीपीसीसी ने केटीआर को दिया मशवरा। शादी से 3 दिन कबल नौजवान का कत्ल, आपसी मुखासिमत कत्ल की वजह। मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और रियासती वज़रा ने दस्तूर साज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल मालाएँ पेश करते हुए उनकी खिदमात को खिराज पेश किया। मज़कूरा वज़रा ने बताया कि मुल्क का दस्तूर जिसे बाबा साहब ने मुरत्तिब किया था वो आज भी मुल्क में नाफिजुल अमल है। इस मौके पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर और कई कांग्रेस के कायदीन ने भी बाबा साहब अम्बेडकर को खिराज पेश किया। कांग्रेस पार्टी ने असम्बली इंतखाबात से कबल नौजवानों से वादा किया था कि तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार पर आने के बाद तमाम सरकारी महकमे जात में तकर्रुरात का अमल मुकम्मल किया जाएगा और इस सिलसिले में अंदरून 1 साल 55,000 मुलाजमतें फराहम करने के बाद मंगल के रोज़ काबीना की सब कमेटी के इजलास में मज़ीद 20,000 जायदादों पर, जिनमें 5,000 महकमे सेहत और 3,000 महकमे आरटीसी में तकर्रुरात करने का जायज़ा लेते हुए बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी करने के इक़दाम करने की ज़राए ने इत्तला दी है। रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में SC ज़ुमराबंदी करते हुए उसे 3 ज़ुमरों में तकसीम करेगी और ग्रुप 1 को 1%, ग्रुप 2 को 9% और ग्रुप 3 में 5% यानी जुमला 15% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने के सिलसिले में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर जियो जारी किया है। ఈ ఎస్సీ కేటగరైజేషన్ అమలు చేయే మొదటి రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం అని చెప్పి మీ ద్వారా నేను మనవి చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా మేము ఈరోజే ముందుగా మరి గవర్నర్ ఆమోదం వచ్చింది కాబట్టి జియో 33
డేటెడ్ 14th ఏప్రిల్ ఇవ్వడం జరిగింది. ది తెలంగాణ షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ రాషనలైజేషన్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ యాక్ట్ 2025 will be published in the Telangana Gazette in English, Telugu and Urdu languages as Telangana Act number 15 of 2025. This is immediately after the Governor Assent has come. దీనికి నెక్స్ట్ స్టెప్గా మరి జియో నెంబర్ 9 డేటెడ్ 14th ఏప్రిల్ 2025. మరి ఈరోజు అంబేద్కర్ జయంతి కాబట్టి बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव ने पार्टी ऑफिस में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद की और कहा कि वज़ीर आला और कांग्रेस कायदीन बाबा साहब के दस्तूर के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और असम्बली इंतखाबात के मौके पर SC/ST तबक़ात को दलित बंधु स्कीम की रकम को 10 लाख से इजाफ़ा करते हुए 15 लाख रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन दलितों के वोट हासिल करने के बाद उन्हें धोखा दे दिया गया। दलितों को 15 लाख रुपए तो दूर की बात है, 15 रुपए भी उनके अकाउंट में जमा नहीं किए गए। డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జయంతి రోజు ఖచ్చితంగా ఆ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పేరు వాడుకొని మోసం చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీని అడగాలి. ఇగో మేం చెప్పిండ్రు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు SC/ST డిక్లరేషన్ అని చెప్పిండ్రు. అందులో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పేరు వాడుకున్నారు. ఏమన్నారు? కేసీఆర్ 10 లక్షలు ఇస్తుండు దళిత బంధని, మేము 12 లక్షలు ఇస్తాం అని చెప్పి మల్లికార్జున్ ఖార్గే సాబ్తో చెప్పించారు. చిన్న చితిక వ్యక్తి కాదు, ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ ప్రెసిడెంట్, భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ ఖార్గే సాబు చేవెళ్ళకొచ్చి SC/ST డిక్లరేషన్ రిలీజ్ చేసి 12 లక్షలు ఇస్తామని చెప్పిండు. నేను అడుగుతున్నా రేవంత్ రెడ్డి గారిని, 2 బడ్జెట్లు పెట్టినావు అంటే 40% టైం అడిచిపోయింది, ఇంకెప్పుడు పెడతావు అంబేద్కర్ అభయ హస్తం? ఎప్పుడు ఇస్తావు 12 లక్షలు? 12 లక్షలు కాదు కదా, నాకైతే తెలుసు, మీకు కూడా తెలుసు, రాష్ట్రంలో ఉన్న దళితులందరికీ అర్థమైపోయింది. 12 రూపాయలు కూడా ఇవ్వడు వీడు, వచ్చి దొంగ. ఇంకొక మాట, 6 లక్షలు ఇస్తా అని చెప్పిండు. 5 లక్షలు కాదు, డబుల్ బెడ్రూము 6 లక్షలు ఇస్తా నేను, మిగతా వాళ్ళకి 5 లక్షలు ఇస్తా, SC/STలకు 6 లక్షలు ఇస్తా అని చెప్పిండు. మరి నేను అడుగుతున్నా ఇవాళ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ జయంతి సందర్భంగా, ఏమైంది నీ 6 లక్షల మాట? ఎక్కడ పోయింది? ఖార్గే గారు ఎక్కడున్నారు? రాహుల్ గాంధీ ఎక్కడున్నాడు? మీరు చెప్పిన కథలేమాయే SC/ST డిక్లరేషన్ ఇంకా చాలా చెప్పిర్రు. నేను 2 అడుగుతున్నా. ఏమన్నారు ఆ రోజు? అసైన్డ్ భూముల పునరుద్ధరణ, సమాన హక్కులు, పట్టాలు ఇస్తామన్నారు. అసైన్ सदर रियासती बीजेपी और मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने पार्टी ऑफिस में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि साबिक़ा वज़ीर आज़म श्रीमती इंदिरा गांधी ने मुल्क में एमरजेंसी नाफिज करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर के मुरत्तिब करदा दस्तूर की धज्जियाँ उड़ा दी थी और जमहूरियत का क़त्ल किया गया था। आज उसी कांग्रेस के कायदीन इक़्तिदार चले जाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तकरीब से मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय और रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने भी खिताब किया। ఎవరైనా అత్యధికమైనటువంటి విగ్రహాలు ఊరూరా బస్తీ బస్తీ ఉన్నాయంటే అది డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహాలే ఈ దేశంలో అత్యధికమైనటువంటి విగ్రహాలు ఉన్నాయి. అన్ని వర్గాల ప్రజలు, దళితులే కాదు అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ను గౌరవించి ఆయనతో స్ఫూర్తి తీసుకొని ఆయన చూపించినటువంటి బాటలో ప్రయాణం చేసేటువంటి గొప్ప నాయకుడు ఈరోజు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. ఆయన జన్మదిన సందర్భంగా ఈరోజు మన బస్తీలో బాబు జగ్జీవన్ రామ్, అదేవిధంగా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఈ ఇద్దరు విగ్రహాలను కూడా మనము బండారు వైష్ణవ్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు దత్తాత్రేయ గారి ఆశీస్సులతో విజయలక్ష్మి గారు ఈ బస్తీలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మనకందరికీ తెలుసు ఈ ఇద్దరు నాయకులు కూడా, జగ్జీవన్ రామ్ గారు కానీ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కానీ ఒక దళిత సామాజిక వర్గాన్ని నుంచి వచ్చి దేశానికి ఎనలేని సేవలు అందించి దేశ అభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తూ పేదలకు
वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कांचा गच्चीबौली अराजी मामले में बीआरएस और बीजेपी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि कांचा गच्चीबौली अराजी में केटीआर ने भारी स्कैम का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि बीआरएस के 10 साला दौरे हुकूमत में अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई मसाई नहीं की गई और कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत के हक़ में फ़ैसला हुआ है। उन्होंने कहा कि स्कैम में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट के मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद करने वाले केटीआर को रुकने पार्लियामेंट का नाम बरसरेआम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी मुकम्मल मियाद तक वज़ीर आला के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। वज़ीर आबपाशी और सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में बिल्डर्स के मसाइल की यकसुई के लिए रियासती हुकूमत संजीदा है। हुकूमत रियल इस्टेट की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। उत्तम कुमार रेड्डी ने साइबराबाद बिल्डर्स एसोसिएशन के इजलास में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद की तरक्की में बिल्डर्स को अहम रोल अदा करना चाहिए। शहर में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए कांग्रेस हुकूमत कई इक़दामात कर रही है। तेलंगाना में एससी तबकों की दर्जाबंदी से मुताल्लिक़ क़ानून को सरकारी तौर पर नाफिज कर दिया गया है। ये इक़दाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर किया गया, जिसके तहत हुकूमत ने गज़ेट नोटिफिकेशन जारी करके इसे क़ानून को अमल में लाने का ऐलान किया है। इस क़ानून के तहत रियासत में दर्जे फहरिस्त ज़ातों एससी को दी जाने वाली रिजर्वेशन सहूलियात को नई दर्जाबंदी की बुनियाद पर तकसीम किया जाएगा। इससे कबल तमाम एससी ज़ातों को यकसा तौर पर रिजर्वेशन का फ़ायदा दिया जा रहा था, लेकिन अब से ये सहूलत 3 मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम कर दी गई है, जिसका मकसद समाजी इंसाफ को मज़ीद बेहतर अंदाज में नाफिज करना है। हुकूमत के मुताबिक रियासत में मौजूद 56 एससी ज़ातों को 3 ग्रुपों में बांटा गया है। ग्रुप ए में 15 ज़ीली ज़ातों को शामिल किया गया है, जिन्हें मजमूई तौर पर 1% रिजर्वेशन हासिल होगा। ग्रुप बी में 18 ज़ातें शामिल हैं, जिन्हें 9% रिजर्वेशन फराहम किया जाएगा। इसके अलावा ग्रुप सी में 26 ज़ातें शामिल की गई हैं, जिनके लिए 5% रिजर्वेशन मख्तस किया गया है। ఈ ఎస్సీ కేటగరైజేషన్ విషయంలో నా సుదీర్ఘ రాజకీయ జీవితంలో చాలాసార్లు ఎమ్మెల్యేగా, ఎంపీగా, గత ఆంధ్రప్రదేశ్లో క్యాబినెట్ మంత్రిగా, అనేక సంవత్సరాలు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షునిగా, పార్లమెంట్ సభ్యునిగా, మళ్ళీ ఇప్పుడు మినిస్టర్గా ఈ ఎస్సీ కేటగరైజేషన్ విషయం all parties had always supported in the assembly and outside, but ఎవరు కూడా దీన్ని ముందుకు తీసుకుపోలే. శాసనసభలో తీర్మానం చేసే వరకే ఈ ప్రక్రియ గతంలో నిలిచిపోయి ఉండేది. మరి మా ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత సుప్రీంకోర్టు తీర్పు, సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు ఎస్సీ కేటగరైజేషన్ విషయం రాష్ట్రాలకి అధికారాలు ఇస్తూ ఈ ఎస్సీ కేటగిరీ విషయంలో ముందుకు పోయే విధంగా సబ్ క్లాసిఫికేషన్ అనే పదం వాడడం జరిగింది. भारतीय राष्ट्र समिति बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने इतवार को तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त सियासी बयानी हमला करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि रियासत ने एक धोखेबाज लीडर पर भरोसा करने की भारी कीमत अदा की है। मलकाजगिरी में बीआरएस पार्टी कारकुनों के इज्तिमा से खिताब करते हुए के.टी. रामाराव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी पर आवाम को खोखले वादों के साथ गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि एक बार धोखा देने वाले पर यकीन करना गलती है, दोबारा उसके जाल में फंसना हमारी गलती है। उन्होंने तेलंगाना की आवाम से अपील की है कि वो आइंदा इंतखाबात बशमूल ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC के इंतखाबात में
कांग्रेस पार्टी को फैसला कुन तौर पर मुस्तरद कर दें। నిజంగా ఇవాళ నేను చెప్తున్నా, తెలంగాణలో ఇప్పుడు ఎలక్షన్ల కింద పెడితే తుఫాను వాతావరణంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి పక్క. ఇది నా మాట కాదు. మీరు ఇవాళ ఇక్కడికి వెళ్ళి బయట పోయి రోడ్డు మీద ఉత్తగా 10 నిమిషాలు టైంపాస్ నిలబడరు, రాంగ పొంగ పోయేటలో పట్టుకోండి. ఎవరైనా సరే, కులం మతం ఏదన్నా కానీ, ఆటో ఆయనకి వెళ్ళి మొదలు పెడితే అంతరిక్షంలోకి పంపి రాకెట్లు తయారు చేసి ఆయన దాకా అడుగురి. ఏం సంగతి అన్న, ఎవరో కొట్టెత్తావు, మరి ఏం సంగతి అంటే వీని జల్దీ పంపిర్రు ఏదైనా చేసి అంటారు. माइनॉरिटीज़ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मोहम्मद यूनुस परवेज़ ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो वक्फ एक्ट में की गई तरमीमात को फौरी वापस लें। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद यूनुस परवेज़ ने बताया कि वक्फ एक्ट में की गई तरमीमात से मुसलमानों की वक्फ जायदादों बशमुल मस्जिद, क़ब्रस्तानों, दरगाहों, खानकाहों को ख़तरा लाहक है और मरकज़ी हुकूमत की नीयत इन जायदादों को लेकर ख़राब हो चुकी है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो मुत्तहदा और मुनज़्ज़म होकर इसके लिए क़ानून के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करें। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो मुत्तहदा और मुनज़्ज़म होकर इस काले क़ानून के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करें। मोहम्मद यूनुस परवेज़ ने बताया कि वक्फ एक्ट में की गई तरमीमात के सिलसिले में मुसलमानों में शऊर बेदारी की ज़रूरत है ताकि इस एहतजाज में उन्हें शामिल किया जा सके। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि इस क़ानून की वापसी के लिए वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। कुछ कायदीन के तरफ से आवाज़ दी गई थी कि हम यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, मगर अफसोस इस बात का है कि कांग्रेस के बड़े दीगर लीडर्स जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी तशरीफ़ लाते समझे उम्मीद थी नौजवानों को, रेवंत रेड्डी जी आए ना। पीसीएस पार्टी का मकसद क्या है, इसके पीछे क्यों कांग्रेस पार्टी के ना कोई एमएलएस बात कर रहे, ना मिनिस्टर बात कर रहे, क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी ऐसा वेस्ट बंगाल की तरह, तमिलनाडु और केरला की तरह क्यों स्टेटमेंट नहीं दे रहे, क्यों स्पेशल असेंबली सेशन बुला के वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन पास करके सेंटर गवर्नमेंट में को ये बोले कि तेलंगाना में हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। रेवंत रेड्डी जी, मुसलमानों ने आपको कसीर तादाद में सपोर्ट करके एक चीफ मिनिस्टर बनाया, आप एक सेक्युलर लीडर है बोल के आज भी हमारे को उम्मीद है पार्लियामेंट इलेक्शन में भी वन साइड मुसलमान कोई कम्युनिटी आपके साथ सीने पे खांदे को खांदा लगा के आपके सांड ठहरी तो वो मुस्लिम कम्युनिटी है। आपको आज मुस्लिम कम्युनिटी को इसका बदला देने का वक्त आ गया है। क्यों ना मुसलमान 15 महीने से कोई मिनिस्टर नहीं दिए, हम कभी मुसलमान नहीं पूछ रहे, ना कोई नॉमिनेटेड पोस्ट्स में अब रिसेंटली जो मेंबर्स आ रहे उसमें भी मुसलमानों का नहीं है, हम वो कोई मुताबला नहीं कर रहे। ये हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हमारे मज़हब के जायदादों में वफ़ की ज़मीन बोलते अल्लाह की ज़मीन, उसमें मदाखिलत कर रही सेंटर गवर्नमेंट। छोड़ दीजिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह तो वो एक बीजेपी वाले हैं, वो नॉन सेक्युलर पार्टी है, वो लोग तो मुसलमानों को तबाह करने के लिए कानून बनाए। पर हमारी अपील ये है कि हमारे सेक्युलर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी से, जैसे अखबारों में गज कर रहा रेवंत रेड्डी जी, आने वाले दिनों में मुसलमानों ये ना हो जाए कि आपसे नाराज़ हो जाए। ये अखबारों में न्यूज़ गज कर रही कि रेवंत रेड्डी जी ने, हुकूमत ने एजी से ओपिनियन लिया। क्या लोगों में एक तशद्दुद है कि क्या ये रेवंत रेड्डी जी बिल इम्प्लीमेंट करने वाले तेलंगाना में? इसके ऊपर आप एक क्लैरिटी स्टेटमेंट दीजिए। क्यों बोल दो, बीसी रिजर्वेशन पे आप बिल पास करके बीसी लोगों के कहने पे एक बुलावे पे आपने दिल्ली जंतर मंतर पे जाके धरना दिया। एससी कैटेगराइजेशन के वास्ते भी आप सेंटर गवर्नमेंट के वास्ते इम्प्लीमेंट करने के वास्ते आप दिल्ली तक नुमाइंदगी करें। रेनुआ ग्रुप और बीबी कैंसर हॉस्पिटल वाक़या मलकपेट के दरमियान मुआहदा हुए 1 साल हो चुका है और रेनुआ बीबी कैंसर हॉस्पिटल कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है। 1 साल की तकमील के सिलसिले में हॉस्पिटल के अहाते में एक तहनीती तकरीब का अहतमाम किया गया। इस तकरीब में CEO चेयरमैन रेनुआ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स पी श्रीधर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और रेनुआ बीबी कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और दीगर तिबी अमले को तहनीत पेश की।
प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रेनोवा बीबी कैंसर हॉस्पिटल ने खैर मकदम किया और सालाना रिपोर्ट पेश की। डॉक्टर सैयद अकरम कोतवाल, मेडिकल डायरेक्टर ने रेनोवा बीबी कैंसर हॉस्पिटल की जानिब से फराहम की जा रही खिदमात की तफसीलात बताईं। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2024 को रेनोवा ग्रुप के साथ मुआहदे के बाद खिदमात में बेहतरी आई है और कई मरीज़ों को हॉस्पिटल से फ़ायदा हुआ है। उन्होंने बताया कि कैंसर हॉस्पिटल के साथ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी चलाया जा रहा है। इस मौके पर हॉस्पिटल स्टाफ को तहनीत पेश की गई। रविंद्र नाथ जी ग्रुप COO डॉक्टर अजीम के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। My name is Sridhar. I am the founder and managing director of Renova Group of Hospitals. We started this chain about 4 years back, and as Dr. Akram said, the main aim of Renova Hospitals is to create good cancer facilities in areas where facilities are not available. Most of the centers, they concentrate on in middle of the city, but we have chosen areas like Malakpet, areas like Vidyanagar, and we are trying to make sure we create good state-of-the-art facilities which are in no way comparatively less in terms of facility compared to any other corporate hospitals. In my career as an administrator, I have started more than 20 hospitals, and under Renova we have started more than 10. But I can tell you, when we took up BB Cancer Hospital, it was one of the toughest situations for the doctors to work, because it was an old hospital and lot of facilities had to be renovated. Renovation is going on now. We are adding some new equipment, but this team has been amazing. They have worked in the most difficult conditions, and they have run this center, turned it around. As I said, we took the center when there were 10 patients on the couch. Today we are more than 60. So they have done an amazing job. It all shows the passion they have for their work. So today, since we completed 1 year, I thought as managing director of the company, I should come and congratulate and felicitate them and share my happiness with them. That's why I'm here. Thanks for the media for coming and blessing us. Thank you so much. गुड मॉर्निंग नाजरीन, मैं प्रोफेसर मसूद अहमद, हॉस्पिटल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, रेनोवा बीबी कैंसर हॉस्पिटल मलकपेट, जो हैदराबाद बल्कि पूरी रियासत में जाना जाता है। ये एक हैदराबाद और स्टेट का क्या है, एक पुराना हॉस्पिटल है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जो तकरीबन 40 साल पहले इस्टेब्लिश किया गया है। आज यहाँ पर 1 साल हमारा कंप्लीट हो चुका है रेनोवा बीबी कैंसर हॉस्पिटल का। जो हमारा जो एग्रीमेंट था ये एक बीबी कैंसर हॉस्पिटल के साथ, और अल्लाह के फजल से क्या है सक्सेसफुली हम 1 साल कंप्लीट कर चुके हैं। मेरे साथ यहाँ पर है डॉक्टर अकरम साहब है, सीनियर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और मेडिकल डायरेक्टर इस हॉस्पिटल के, और मेरे साथ है डॉक्टर पी श्रीधर जी, ये है मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेनोवा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, जो हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान में अपने ब्रांचेस कायम कर चुका है। उसके साथ डॉक्टर अजीम साहब है, सीनियर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, और जनाब रविंद्र नाथ जी हैं, ये ग्रुप CEO है रेनोवा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के। तो सब में पहले डॉक्टर अकरम साहब आपसे मुखातिब होंगे, यहाँ के जो फैसिलिटी और जिस तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है वो बात करेंगे। अकरम कोतवाल, सीनियर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और मेडिकल डायरेक्टर, रेनोवा बीबी कैंसर हॉस्पिटल। रेनोवा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, जो श्रीधर सर का जो विज़न है कि कैंसर जैसी ये जो ट्रीटमेंट है इसके लिए लोग जो है काफ़ी दूर दूर तक ट्रैवल नहीं करना चाहिए, इसलिए हम लोग के रीचेबल हॉस्पिटल्स, कैंसर हॉस्पिटल्स सिटी में हर कॉर्नर पे पेशेंट्स को रीचेबल रहना, इस विज़न से उन्होंने जो भी अपना ओल्ड हॉस्पिटल था, 40 इयर्स पुराना ओल्ड हॉस्पिटल बीबी कैंसर हॉस्पिटल से हम लोग कोलैबोरेट करके अप्रैल 2024 में अपने सर्विसेज यहाँ पे स्टार्ट करे थे। उसके बाद से इस हॉस्पिटल का नाम रेनोवा बीबी कैंसर हॉस्पिटल हुआ था, और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मेरी टीम ट्रायम्फ कैंसर केयर टीम। हम लोग 18 ऑन्कोलॉजिस्ट है, जिसके अंदर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। तो हम लोग स्पेशली कैंसर के ट्रीटमेंट के ऊपर काफ़ी वर्क कर रहे हैं। इस इंक्लूड्स जो है कि सर्जिकल में अपन जो है मेजर सर्जरीज, जो ब्रेस्ट कैंसर है, हेड एंड नेक कैंसर के सर्जरीज है, GI के सर्जरीज यानी कि स्टोमक, कोलन कैंसर, इस तरह के काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस हम लोग यहाँ पे ऑपरेट कर चुके हैं। इसके साथ साथ जो कीमोथेरेपी में एडवांसेस है, टारगेट थेरेपीज है, इम्यूनोथेरेपीज है, जो हमारी मेडिकल ऑन्कोलॉजी की टीम जो है इसके ऊपर भी काफ़ी सारा वर्क कर रहे हैं, और काफ़ी सारे पेशेंट्स यहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं।
اور ہمارے جو بی بی کینسر رینوا بی بی کینسر ہاسپٹل میں جو اپنے پاس ہے جو ایڈوانس مشین ہے جس کے لینئر ایکسلیٹر کہتے ہیں، اس سے ہم لوگ جو ہے نا ریپڈ آرک ریڈیشن جو فاسٹ ڈیلیوری ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ود ان 2 منٹس میں اپن ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، ایسا اپنے پاس ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے. اور میں دیکھتا ہوں جب لاسٹ ایئر جب ہم لوگ اسٹارٹ کرے تھے اس ٹائم پہ آن کوج اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اراؤنڈ 10 پیشنٹس ہوا کرتے تھے. آج ہم لوگ ایوریج پہ جو ہے 65 پیشنٹس تک ٹریٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ کافی سارے پیشنٹس فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور سرجریز بھی منتھلی ہم لوگ اراؤنڈ 50 سرجریز کر سک رہے ہیں، اور کیموتھراپی بھی 350 پلس تک کیموتھراپیز کر رہے ہیں، اور ویری مچ افورڈیبل پرائس میں ہم لوگ سروس. ناظرین اہم خبر کے ساتھ دیگر خبروں پر تفصیلی نظر ڈالیں گے ثنا احمد کے ساتھ. صدر مجلس رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے 19 اپریل کو دارالسلام میں کل ہند مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے منعقد کیے جانے والے جلسے عام میں عوام سے کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل کی ہے. پیر کو دارالسلام میں مجلس کے ارکان مقننہ، کارپوریٹرز، پارٹی کے ابتدائی صدور و معتمدین و کارکنوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے وقف قانون کو لے کر مرکزی حکومت کی نیت اور عزائم کا تفصیلی احاطہ کیا. بیرسٹر اویسی نے کہا کہ وہ گزشتہ کئی مہینوں سے باخبر کرتے آ رہے تھے کہ یہ قانون وقف جائیدادوں کو تباہ کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے. صدر مجلس نے پارٹی کے ارکان مقننہ، کارپوریٹرز اور کارکنوں، صدور و معتمدین پر زور دیا ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس جلسے میں عوام کی کثیر تعداد کی شرکت کے لیے متحرک ہو جائیں، مساجد کے ذمہ داروں سے ملاقات کریں اور جلسے میں شرکت کے لیے عوام کو بھی ترغیب دیں. اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے متحرک ہو جائیں. جہاں پر جلسہ ہوگا، احتجاج ہوگا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت، ہم اس حکومت کو اس میں ناکام کر دیں اور اللہ ہمارے ملک میں امن کو مضبوط کرے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے مساجد کی، ہمارے درگاہ، تم جیسے منافقین کو کبھی معاف نہیں کرے گا. جانا تو سب کو اس دنیا سے، اور کیسے کوئی زندگی گزارے گا. ٹائم کر دیا. آپ اسی طرح مہاراشٹرا کے مسلمانوں کو، مہاراشٹرا کے سیکولر ذہن رکھنے والے ہندوؤں کو، دلتوں کو، آدی واسیوں کو، بیکورڈ کلاس کے لوگوں کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں. میرے بھائی، سیاست میں بہت سے لوگ آئے اور چلے گئے، تم بھی آؤ گے اور چلے جاؤ گے انشاءاللہ تعالی. تمہارا نام نہیں ہوگا جو آج اس طرح کا غلط قانون بنا ہے جو آئین کے خلاف ہے. تاریخ تم کو کبھی نہیں بھلائے گی. اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف نفرت کی بنیاد پر یہ قانون بنائے ہیں. اپنے احتجاج کو کامیاب کریے، پرامن رکھیے. بنگال میں جو وائلنس ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ ہمارے احتجاج کو کامیاب کرے، اللہ ہمارے احتجاج کو قبول کرے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے. ہم صرف اللہ کی ملکیت کو بچانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. ہماری نیت صرف وہی ہے اور وہی رہنی چاہیے. ہم اپنی سیاسی بقا کے لیے یا سیاسی شہرت کے لیے احتجاج میں حصہ نہیں لے رہے. ہم صرف رب کائنات کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی ذمہ داریوں کے نبھانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. اللہ ضرور ہم سب کو کامیاب کرے گا. اس امید پر آپ سے رخصت ہو رہا ہوں کہ میرے مجلس کے تمام اراکین، میرے مجلس کے تمام سپاہی زمین پر رہیں گے اور اپنے اپنے وارڈ اور اپنے اپنے اسمبلی حلقے جات سے، اور جہاں پر ایم ایل اے نہیں ہے. قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے کہا ہے کہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرتے ہوئے سازشوں اور منصوبوں کو ناکام بنانا چاہیے. دارالسلام میں اپنے خطاب میں اکبر اویسی نے کہا کہ اسے مسلمانوں کے مسئلے کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ آئین کو کمزور بنانے والی طاقتوں کی سازش کو ناکام بنانا چاہیے. ہر امن پسند شہری جو ہندوستان کے دستور پر یقین رکھتا ہے اسے اس جدوجہد میں شامل ہونا چاہیے. آپ سے یہی کہوں گا کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کی، ہماری سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے صفوں میں ایک مضبوط اتحاد کو پیدا کریں، اور نہ صرف
इत्तेहाद को पैदा करें, बल्कि उन साजिशों को, उन मंसूबों को नाकाम बनाएं जो साजिशें इस मुल्क के रहने बसने वाले शहरियों को मज़हब के नाम पर बांटना चाहते हैं और मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं कि वक्फ तरमीमी बिल 2025 मुस्लिम वक्फ और मुसलमानों के औक़ाफ़ और वक्फ का मामला है, लेकिन इसके साथ साथ ये मसला आइन पर हमला है, दस्तूर के ख़िलाफ़ है और दस्तूरी हुकूक़ को सल्फ़ करता है, ख़त्म करता है। इस मसले को रियासत तेलंगाना में रोका जाए और न सिर्फ ये बल्कि हम इंशाअल्लाह ताला रियासती हुकूमत से ये भी मुतालबा करेंगे कि वो रियासती हुकूमत तेलंगाना सुप्रीम कोर्ट में इस अमेंडमेंट के खिलाफ जाए और रियासत की अवाम का और मुसलमानों के जज्बात का लिहाज करते हुए जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है, वैसी तेलंगाना रियासत भी जाए, ये भी हम मुतालबा करेंगे। तो बहरहाल मैं आप तमाम से यही कहूंगा कि फिक्र कीजिए, और अगर आज हम बेदार नहीं होंगे तो कई इबादत गाहें, कई मसाजिदें, कई खानखाहें, कई दरगाहें, कई खबरस्तानें आज गैर महफूज हो जाएंगी। खुदारा इस बात को समझो और अपने जज्बात को काबू में रखो, होशमंदी के साथ आगे बढ़ो, समझदारी के साथ आगे बढ़ो, दायरे दस्तूर में रहते हुए जिद्दोजहद करो। कई मसाजिदें हैं, कई खबरस्तानें हैं, आज इनका तहफ़्फ़ुज़ हमको करना होगा। आज हमारे आबा व अजदाद जिस सरजमीन में, जिस ज़मीन में दफन हैं, आज हमको इन खबरस्तानों को, इन इबादत गाहों को, इन खानखाहों को और हमारे मसाजिदों को, इबादत गाहों को आज बचाना है। तो बड़ी समझदारी के साथ, दूरअंदेशी के साथ हमको एक होकर जिद्दोजहद करनी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम जलसे में शिरकत करेंगे और जलसे को कामयाब करेंगे। न सिर्फ जलसे में शिरकत करेंगे, जलसे को कामयाब करेंगे, बल्कि उसके बाद भी जो भी लाहे अमल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तय करेगा, इंशाअल्लाह ताला आप हम सब मिलकर खांधे से खांधा लगाकर जिद्दोजहद करेंगे और इस कानून के खिलाफ कानूनी लड़ाई दायरे दस्तूर में रहते हुए लड़ेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रियासती वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने एससी जुमराबंदी अहकाम की इजराई का खैर मकदम किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि दर्जाबंदी के जरिए कांग्रेस ने समाजी इंसाफ को यकीनी बनाया है। इसका बुनियादी मकसद दलितों में समाजी और माशी पसमानदगी को ख़त्म करना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दर्जाबंदी को नाफिज करने वाली तेलंगाना पहली रियासत है। అసెంబ్లీలో అనౌన్స్మెంట్, సబ్ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం, వన్ మ్యాన్ కమిషన్ సిఫారసు చేయడం, వన్ మ్యాన్ కమిషన్ 90 రోజులలో రిపోర్ట్ ఇవ్వడం, దాని ఆధారంగా మళ్ళీ అసెంబ్లీలో బిల్లుని ప్రవేశపెట్టడం, బిల్లు గవర్నర్ కన్సెంట్ తీసుకోవడం, యాక్ట్ రూపం తీసుకురావడం, దానితో సహా ఇలా రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేయడం అంటే 8 మాసాలంటే ఇట్ క్లియర్లీ ఇండికేట్స్ ద కమిట్మెంట్ ఆఫ్ ది కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ టువర్డ్స్ సోషల్ జస్టిస్। नायब वज़ीर-ए-आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि राजीव युवा विकासम के इस्तेफादा कुनिंदगान को 2 जून को हर मंडल में दस्तावेज हवाले किए जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आला ने कहा कि दस्तावेज की हवालगी के बाद 3 से 4 हफ्ते की उन्हें तरबियत दी जाएगी। జూన్ 2వ తారీఖు నాడు ప్రతి శాసనసభ నియోజకవర్గంలో
మండలాల వారుగా శాంక్షన్ లెటర్లు ఇస్తూ 9వ తారీఖు లోపల అన్ని మండలాల్లో శాంక్షన్ లెటర్స్ అందించే కార్యక్రమం కూడా అయిపోతుంది. శాంక్షన్ లెటర్లు ఇచ్చిన తర్వాత వారు ఎంచుకున్నటువంటి స్వయం ఉపాధి పథకానికి సంబంధించినటువంటి స్కీమ్కి ఒక కనీసం 3 రోజులు తగ్గకుండా వారం రోజులు ఉండేటట్టుగా ఒక ట్రైనింగ్ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రాం కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళు ఎంచుకున్న పథకాన్ని గ్రౌండింగ్ చేసేటువంటి వ్యవస్థని కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేసి పెట్టింది. कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि केसीआर और केटीआर को इख्तिदार के दोबारा हुसूल के दिन में ख्वाब देखना छोड़ देना चाहिए. मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि केसीआर और उनके लीडर्स कांग्रेस की तरक्याती कामों को देख नहीं पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि केसीआर के दौर में चावल का स्कैम हुआ था. उन्होंने कहा कि आज समाजी इंसाफ के लिए राहुल गांधी चैंपियन की तरह उभरे हैं. आज कांग्रेस हुकूमत गरीबों के लिए बारीक चावल फराहम कर रही है. 15 माह के दौरान हमने बेहतरीन हुक्मरानी की मिसाल कायम की है. कांग्रेस अवाम की तवक्कुआत और उमंगों के मुताबिक काम करती है. मुफ्त बस सफ़र से लेकर बारीक चावल तक गरीबों के लिए काम कर रही है. चावल की ये तकसीम मुल्क की तारीख में लिखी जाएगी. बाबा साहब अम्बेडकर की यौम पैदाइश पर SC दर्जाबंदी को भी जारी कर दिया गया है. जो लोग धरनी से तंग थे उन्हें भूभारती से राहत मिलेगी. ఫామ్ హౌస్లుగా అంటే ఈయనేమో గెస్ట్ హౌస్లుగా అంటున్నాడు. ఇప్పుడు ప్రజలు చితకబాది అసెంబ్లీలో ఓడించడం కాకుండా పార్లమెంట్లో 0 సీట్ ఇస్తే కూడా ఇంకా బుద్ధి రాకుండా మేము అధికారంలోకి వస్తాం, అధికారంలోకి వస్తే ఇది చేస్తాం, అధికారంలోకి వచ్చే ప్రశ్నే లేదు. మీరు తెలంగాణ ప్రజలు విఘ్నులు. రాష్ట్రాన్ని దోచి ప్రజా ఆస్తుల్ని విధ్వంసం చేసిన కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని మళ్ళీ అధికారంలోకి తీసుకొస్తారని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు? మీరు ఏం ఘనకార్యం చేశారని తీసుకొస్తారు? 6.5 లక్షల కోట్ల అప్పు చేసిందని తీసుకొస్తారా? కొన్ని లక్షల ప్రభుత్వ భూములు అమ్మినందుకు తీసుకొస్తారా? నిరంకుశ పాలన అందించినందుకు తీసుకొస్తారా? పోలీసు రాజ్యం నడిపినందుకు తీసుకొస్తారా? ఏం ఎలగబెట్టారని తీసుకొస్తారు? కేటీఆర్ గారు పగటి కళ్ళు కనుడు మానుకోవాలి. ఎస్సీలకు కానీ, బీసీలకు కానీ, ఎస్టీలకు కానీ పరిపూర్ణమైన న్యాయం చేస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. అదొక కాంగ్రెస్ పల్లె సాధ్యమవుతుంది. ఎస్సీ వర్గీకరణ ఆషామాషి విషయం కాదు, ఒక సాహసోపేతమైన నిర్ణయం. కుల సర్వే ఆషామాషి విషయం కాదు. 42% బీసీలకు రిజర్వేషన్ ఆషామాషి విషయం కాదు. మీ వల్ల అయిందా? 10 ఏళ్ళు మీరు ఏమేలుగా పెట్టారు ఈ రాష్ట్రానికి? ఒక్క డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇచ్చిన పాపన పోయినరా మీరు? ఒక రేషన్ కార్డు ఇచ్చిన పాపన పోయినరా? అంటే ప్రజలు మర్చిపోతారు అనుకుంటున్నారా? ఎందుకు మీకు ఎవరు ఓటేస్తారు? మళ్ళీ మీకు కానీ, బీజేపీ కానీ తెలంగాణ ప్రజలు ఎందుకు ఓటేస్తారు? ఏం చేశారు మీరు? ఏం వెలగబెట్టారని ఇస్తారు? అడుగడుగున ఈ వర్గాన్ని వంచారు మీరు, అడుగడుగున హింసించారు మీరు. మీకెందుకు ఓటేస్తారు? ఈ बीआरएस पार्टी की रुकन कौंसिल के कविता को अंबेडकर के 125 फीट मुजस्समे के पास खिराज पेश करने से रोक दिया गया. इजाज़त न मिलने पर कविता की तरफ से एहतजाज किया गया. जय भीम के नारे लगाए गए. बाद में पुलिस ने कविता को मुजस्समे की पहली मंजिल तक जाने की इजाज़त दी. बंजारा हिल्स पार्क हयात होटल की पहली मंजिल पर आग लगने से सनसनी देखी गई. इस होटल में IPL टीम सनराइजर हैदराबाद के खिलाड़ी भी मौजूद थे. ताहम तमाम खिलाड़ी महफूज बताए गए हैं. आग लगने की वजह से होटल में अफरा तफरी देखी गई. फायर ब्रिगेड के अमले को तलब कर लिया गया और आग पर काबू पाया गया. किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ.
हैदराबाद रैन बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में फलकनुमा के रॉडी शीटर का मोहलिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त मसीउद्दीन के हैसियत से की गई है। इस वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी देखी गई और पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस के आला ओहदेदार भी मुकाम वाक़या पहुँच गए। मकतूल के भाई ने बताया कि उनके भाई की शादी होने वाली थी और रात में 15 से ज़्यादा अफराद ने मिलकर उनके भाई का कत्ल कर दिया। साउथ जोन इंचार्ज डीसीपी एन श्वेता ने बताया कि फलकनुमा के रॉडी शीटर मोहम्मद मसीउद्दीन का कत्ल 1 बजे रात हुआ और उसकी तहकीकात जारी हैं। उन्होंने कहा कि हमलावरों के बारे में फ़िलहाल कोई इत्तला नहीं है, जबकि मकतूल के भाई ने बाज़ अफराद के नाम भी लिए हैं। इस वाक़े के बाद दरमियानी शब तक पूरे इलाके में पुलिस के दस्तों को भी तैनात देखा गया। कत्ल के पसे पर्दा मोहरिकात का भी पता नहीं चल पाया है। ताहम पुरानी मुखासिमत और इंतखामी कार्रवाई कत्ल की वजह बताई जा रही है। चलिए भाई चलिए। ये रेड बाज़ार पीएस लिमिट्स में इसका इंफॉर्मेशन आते ही हम सब लोग यहाँ पहुँचे। इसका जो भी जिम्मेवार होता है उसको हम जल्दी से जल्दी पकड़ लेंगे। जो भी लीगल कार्रवाई होना चाहिए उसका डेफिनेटली हम करेंगे। थैंक यू। मैडम इनका नाम डिसीज़ का नाम मोहम्मद मसीउद्दीन। इनके ऊपर कुछ केसेस है मैडम? इनके ऊपर केसेस है, फलकनामा पीएस के रॉडी शीटर है। रिवेंज मर्डर है मैडम? वो सब अभी इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। ओके मैडम, थैंक यू। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। दस्तूर हिंद के मोहम्मद बाबा साहब अम्बेडकर की यौम पैदाइश तकरीब सरकारी तौर पर मनाई गई। बाबा साहब की खिदमत को ज़बरदस्त खिराज। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना की आवाम को खोखले वादों के साथ गुमराह किया। कारगुजार सदर बीआरएस केटी रामाराव ने लगाया इल्ज़ाम। इख्तिदार के दोबारा हुसूल के लिए दिन में ख्वाब देखना छोड़ देना चाहिए। सदर टीपीसीसी ने केटीआर को दिया मशवरा। शादी से 3 दिन कबल नौजवान का कत्ल, आपसी मुखासिमत कत्ल की वजह। मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।